जब से मेरी बहू माँ बनने वाली थी, उसने रो रो कर खुद का बुरा हाल कर लिया था। मेरे बेटे से छुपकर वो मुझसे कहती कि माँ जी, मुझे अबॉर्शन कराना है, मुझे इस बच्चे को जन्म नहीं देना। और मैं उस पर चिल्लाती कि क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो। मेरी बहू का रंग सांवला था, इसीलिए मेरा बेटा उसे रोज़ ब्यूटी पार्लर में ले जाता था। पार्लर वाली मेरी बहू की सिर की मालिश करती और मसाज करती थी। मेरा बेटा कहता कि ऐसा करने से मेरा बच्चा बहुत ही सुंदर होगा और डिलीवरी के समय बहू को कोई परेशानी भी नहीं होगी। मेरी बहू हर बार रोते हुए अंदर चली जाती क्योंकि उसे मसाज नहीं करवानी होती थी। मैं अपने बेटे को रोकने की कोशिश करती तो कहता, माँ, इससे बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा और डिलीवरी के समय उसे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ये सुनकर मैं चुप हो जाती थी। मुझे भी लगता था कि मेरी बहू हमेशा खुश रहे और वो एक हष्ट-पुष्ट बच्चे को जन्म दे। ये अच्छी बात ही तो है। मसाज करने के लिए एक लड़की मेरी बहू को अंदर ले जाती थी, लेकिन एक बात बड़ी अजीब होती थी कि जब भी वो बाहर आती तो कहती कि तुम्हारी बहू किसी काम की नहीं, और जब बहू बाहर जाती तो बहुत डरी हुई रहती थी। मेरी तरफ वो अजीब तरीके से देखती और जाकर गाड़ी में बैठ जाती थी। उसकी आंखों में मुझे अपेक्षा दिखती थी, मानो वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो कि मैं उसकी मदद क्यों नहीं करती। दिनों दिन वो कमजोर होने लगी थी। हर पल वो खोई हुई सी लगती थी, न ढंग से खाना खाती थी और ना ही आराम करती थी। मैंने कई बार उससे उसके दिल की बात जानने की कोशिश भी की, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी। बस बार बार यही कहती कि मुझे इस बच्चे को जन्म नहीं देना है, मुझे अबॉर्शन करवाना है। मेरी बहू को अब 5 महीने पूरे हो गए थे और जब उसे डॉक्टर को दिखाया तो कहने लगे कि आपकी बहू लगता है बहुत स्ट्रेस में है और जिसका असर बच्चे पर भी हो सकता है। आप उन्हें जितना हो सके खुश रखने की कोशिश करें ताकि माँ और बच्चे दोनों की सेहत ठीक रहे। डॉक्टर की ऐसी बात सुनकर मैं थोड़ी हैरान हो गई थी कि आखिर बहू को किस प्रकार का तनाव है। मेरा बेटा तो उसका अच्छे से ख्याल रखता है। डॉक्टर के सुझाव के हिसाब से मैं बहू को अस्पताल से सीधे मार्केट ले गई और आने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग बहू की पसंद के अनुसार ही करने लगी और साथ ही बहू के चेहरे के हाव भाव भी देखे जा रही थी। पर बहू हर खिलौना, हर एक कपड़े को बहुत ही उदासीनता से देखती थी। शाम को जब हम घर आए तो मेरे मन में यही विचार आया कि आखिर बात क्या है, बहू ऐसे क्यों कर रही है। अब तो मुझे और ज्यादा चिंता होने लगी थी। सुबह जब मेरा बेटा उसे पार्लर ले चलने के लिए कह रहा था, तब मैंने तुरंत बहू की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। 10 बजे करीब हम सभी पार्लर पहुंची और वहां वही लड़की थी जो शुरुआत से मेरी बहू की मसाज कर रही थी। वो तैयार होकर बैठी हुई थी। उसने हमारी तरफ विचित्र नजरों से देखा और बहू को अंदर जाकर बैठने के लिए इशारा किया। मैंने बहू की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे और मुझे संदेह भी हुआ कि कोई तो बात है जिस वजह से बहू इतनी टेंशन में है। बहू जब अंदर गई तब मेरे बेटे ने मुझे बाहर बैठने के लिए कहा और खुद किसी काम के सिलसिले से बाहर चला गया। मैंने उसी मौके का फायदा उठाया और दबे पांव उस कमरे तक जाने लगी। उस कमरे के दरवाजे पर जब मैं पहुंची तब मुझे धीमी धीमी आवाज आने लगी थी। मैंने दरवाजा हल्का सा आगे किया तो सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी बहू सिसकियां लेकर रो रही थी क्योंकि वहां मसाज ना होकर मेरी बहू के साथ मैं गाजियाबाद में एक पॉश एरिया में रहती थी। मैं, मेरे पति और मेरा बेटा, हम हमारे जीवन में बहुत खुश थे। शादी के 2 साल बाद मुझे बेटा हुआ। मेरे मायके में बहुत ही गरीब परिस्थिति थी। मेरी शादी के 3 साल बाद मेरे इकलौते भाई की भी शादी हो गई। मेरे भाई को बहुत ही सुंदर और समझदार पत्नी मिली थी। बहुत ही मिलनसार थी वो, सबका ख्याल रखने वाली। मैं भी जब कभी अपने मायके जाती तो वो मेरे बेटे का भी बहुत ख्याल रखती थी। करीब शादी के 1 साल बाद उसने बताया कि वो माँ बनने वाली है। समय बीता और उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मैं बुआ बन गई थी और जिस वजह से मैं फूली नहीं समा रही थी। उसी समय मेरे पति के दोस्त की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। उन दोनों पति पत्नी का स्वभाव भी बहुत अच्छा था और हमारी फैमिली फ्रेंड थे। मेरे पति ने तभी मन बना लिया था कि वो हमारे बेटे सुमित की शादी उनकी बेटी से करेंगे। मैंने तब अपने पति से कहा भी कि इतनी जल्दी ऐसा फैसला लेना ठीक नहीं, क्योंकि अभी बच्चे बहुत छोटे हैं। जब दोनों बच्चे बड़े हुए तो मेरे पति ने सगाई की बात की। निधि तो चुप थी, पर मेरा बेटा सुमित गुस्सा होने लग गया था। कहने लगा
कि उसने कभी निधि को उस नज़र से देखा ही नहीं। उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं था, पर मुझे निधि पसंद थी, जिस वजह से मैंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी और कहा कि जैसे ही सुमित की नौकरी लग जाएगी तब मैं बिना उसकी मर्जी जाने उसकी शादी निधि से करा दूंगी। मैंने खुशी खुशी सारी तैयारियां शुरू कर दी थी, पर सुमित बिल्कुल भी खुश नहीं था। अगर मैं उसे कोई चीज़ दिखाती और पूछती कि कैसी है तो बस यही जवाब देता कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर मैं मन ही मन बहुत उदास हो जाती थी, पर बाद में एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। और आखिर वो दिन भी आ गया जब निधि मेरे घर की बहू बनकर इस घर में आई। मैं और मेरे पति बहुत खुश थे कि निधि के रूप में हमें बेटी और बहू दोनों ही मिल गई। पर सुमित का पारा अभी भी चढ़ा हुआ था। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी कसम देकर उसे निधि के पास भेजा और करीब एक हफ्ते बाद वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। मेरा बेटा इतना भी बुरा नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिनों के बाद हमारे कहने पर सुमित निधि को घुमाने भी ले गया और करीब 15 दिन के बाद दोनों लौटे थे। काफ़ी शॉपिंग भी करा के आए थे। दोनों घर आने के बाद सुमित मुझसे कहने लगा, अब तुम संभालो अपनी बहू को, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, कल पूरे दिन मैं आराम करूंगा और परसों ड्यूटी पर जाऊंगा। दोपहर में निधि के पास गई और बहुत ही प्यार से उसे पूछा कि कहाँ कहाँ गए थे तुम दोनों घूमने, वहाँ का माहौल कैसा था, सुमित ने तुमसे ठीक से बात की या नहीं, कुछ कहा तो नहीं ना। इस पर बस वो हल्की सी मुस्कुराई थी। मैंने आगे कुछ नहीं पूछा। दूसरे दिन फिर मैंने बहू को हलवा बनाने के लिए कहा। उस दिन से मेरी बहू ने किचन में काम करना शुरू कर दिया था। हमारे घर में परंपरा थी कि घर के बाकी कामों के लिए काम वाली लगा सकते हैं, लेकिन रसोई ये घर की औरत को ही संभालने चाहिए। किचन के सारे काम, नाश्ता, चाय पानी सब कुछ मैं खुद करती थी और बाकी के कामों के लिए काम वाली रखी हुई थी। मैं निधि को धीरे धीरे खाना बनाना सिखा रही थी और वो पूरी लगन से हमारे तरीके से खाना बनाना सीख रही थी। मेरे पति और मैं निधि को अपने घर की बहू बनाने के फैसले से बहुत खुश थे। हालांकि सुमित बहुत खुश तो नहीं था, पर पहले से जब उसमें समझदारी आ गई थी। समय बीत रहा था और 1.5 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अब मैं बस नन्हे नन्हे कदमों का इंतजार कर रही थी कि निधि कब मुझे खुशखबरी सुनाए। और 3 महीने बाद एक दिन निधि किचन में काम कर रही थी और मैं भी उसकी मदद कर रही थी। तब अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। वो दौड़कर अपने कमरे में गई और मैं भी उसके पीछे गई। जब वो बाथरूम से बाहर निकली तो उसका चेहरा फीका पड़ गया था। मैंने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया, तब तक वो बेहोश हो गई थी। मैंने पड़ोसी की मदद से उसे गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर के साथ अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने उसे चेक किया। मैंने तुरंत डॉक्टर से पूछा तो वो हंसकर कहने लगी कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। पर मैं फिर भी उनकी तरफ हैरानी से देखने लगी थी कि ऐसी हालत में मतलब। तब वो कहने लगी कि आपकी बहू माँ बनने वाली है और आप दादी। मैंने उनके लिए विटामिन और बाकी की गोलियां लिख दी हैं। मैं डॉक्टर के सामने तो चुप रही, पर अंदर ही अंदर मैं फूली नहीं समा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी ये खुशी कैसे जाहिर करूं। निधि जिस कमरे में एडमिट थी मैं वहां गई और वहां से मैंने सुमित और उसके पापा को फ़ोन करके अस्पताल बुलाया। जब दोनों अस्पताल पहुंचे तो सुमित ये खुशखबरी सुनकर खुश तो बहुत था, पर लग रहा था कि वो किसी ख्याल में खोया हुआ है। खैर, निधि का डिस्चार्ज हुआ और हम सभी घर पहुंचे। अब मैं हर पल अपनी बहू के साथ रहने लगी थी, उसका ध्यान रखने लगी थी। मैंने एक लड़की काम पर रखी थी जो उसे समय पर फल फूल और जूस देती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मैंने देखा कि सुमित कुछ गहरी सोच में था। मैंने पूछा तो बोला कि कुछ नहीं, बस ऑफिस में काम का प्रेशर बढ़ गया है, बस उसी की वजह से थोड़ा स्ट्रेस में हूँ। बेटा, जीवन में तो ये सब होता ही रहता है, इतना फिक्र अभी से करोगे तो कैसे होगा। इस पर वो कुछ नहीं बोला। मैं निधि का हर तरीके से ख्याल रखती थी, उसकी दवाई से लेकर उसके खाने तक का। समय पर उसे अस्पताल भी ले जाती थी। 2 ही महीने हुए थे कि मुझसे एक दिन बोली कि मुझे अबॉर्शन करवाना है, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। दूसरे दिन सुमित कहने लगा, मैं निधि को पार्लर ले जा रहा हूँ, जहाँ उसकी मसाज हो जाएगी तो थोड़ा अच्छा महसूस करेगी। मैंने कहा कि ठीक है, ले जाओ। पर निधि मुझसे बोली कि आप भी मेरे साथ चलो। उसकी बात सुनकर मैं उसके साथ जाने के तैयार हो गई थी। हम सभी पार्लर पहुंचे तो सुमित ने उसे एक कमरे में जाने के लिए कहा और निधि भी चुपचाप चली गई। हम दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगे। करीब पौन घंटे के बाद निधि उस कमरे से बाहर आई और हम घर लौट आए। वो लड़की
निधि को उस कमरे में ले जाती और जब वो बाहर आती तो वो डरी हुई सी रहती थी। उसे ऐसा देखकर मुझे चिंता होने लगी थी। निधि खुश होने की जगह बहुत ही कमजोर और टेंशन में दिखने लगी थी। मुझे अब लगने लगा था कि बात जैसी दिख रही है वैसी बिल्कुल भी नहीं है और मुझे सच का पता करना था। एक दिन सुमित हमें पार्लर में छोड़कर चला गया और वो लड़की निधि को अंदर ले गई। मैं दबे पांव से उस कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। तब निधि सिसकियां लेकर रोई जा रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि वो लड़की निधि को धमका रही थी और वो किसी बात पर उससे माफ़ी मांग रही थी। मुझे ये देखकर गुस्सा आने लगा कि आखिर वो निधि के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। और वो निधि को बोल रही थी कि वो उसके और सुमित के प्यार के बीच आ गई है और अब उसे सुमित को तलाक देकर उस घर से चले जाना चाहिए ताकि वो और सुमित शादी कर सके। वो ये भी कह रही थी कि निधि एबॉर्शन करा ले क्योंकि उन दोनों के अलग होने के बाद उस बच्चे को कौन संभालेगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे मार डालेगी। अब मेरी सारी बात समझ में आ गई थी कि निधि बार बार अबॉर्शन के बारे में क्यों कह रही थी। ये सब उस पार्लर वाली लड़की की प्लान था और इसमें मेरा बेटा भी शामिल था। पर सुमित को ये अंदाज़ा नहीं था कि निधि जैसी लड़की को छोड़कर वो जिंदगी में कितना पछताएगा। वो सुमित से कहती कि मैं तुम्हारे बच्चे को सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करूँगी और निधि से कहती कि तुम अबॉर्शन करवा लो वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगी। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने निधि को अपनी एक सहेली के पास छोड़ दिया जो एनजीओ चलाती थी। वो वहाँ सुरक्षित थी। मैं उसे वहाँ छोड़ने के बाद घर आ गई और कहा कि मैं निधि को अस्पताल ले गई थी दिखाने के लिए, जहाँ उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उसकी हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर बच्चे को भी नहीं बचा पाए और निधि की हालत भी बहुत नाजुक है। सुमित की हालत देखकर मैं हैरान थी। वो अपने बच्चे के लिए तड़प रहा था पर उसने एक बार भी निधि के बारे में कुछ नहीं पूछा। मेरा बेटा इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। वो अस्पताल तक नहीं गया। निधि को देखने के लिए 2 दिन बाद वो लड़की घर आई और सुमित को दिलासा देने लगी। बोलते बोलते उसके मुंह से निकल गया कि अच्छा हुआ बच्चा नहीं रहा और अब माँ भी मरने वाली है। इतना सुनते ही सुमित ने गुस्से में उठा और उसके जोर से थप्पड़ जड़ दिया और मेरे पति ये सब दरवाजे के पीछे से देख रहे थे। मैंने अपने पति को पहले ही सब कुछ बता दिया था। सुमित ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। तब हम दोनों बाहर आए। मैंने कहा, देखो बेटा, इसके लिए तुम निधि को छोड़ रहे थे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते थे। मैं रोते रोते अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे अपनी कसम दी थी कि वो निधि से मिलने अस्पताल नहीं जाएगा ताकि उसे उसकी कीमत पता चले। शायद सुमित को अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैंने उसे रात को निधि के लिए रोते हुए देखा था। एक दिन मैं निधि से मिलने गई। उसके पेट में दर्द शुरू हो गया था और कुछ घंटों के बाद उसने एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर मैंने सुमित के पापा का यहाँ का एड्रेस मैसेज किया और साथ में सुमित को लाने के लिए कहा। जब सुमित वहाँ आया उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। निधि और उसके बच्चे को देखकर रोहित ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और निधि के पैर पकड़कर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने लगा। निधि भी उस समय बहुत रोई पर आज उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और आज मैं बहुत खुश थी कि मेरा पूरा परिवार हो गया। मेरे पोते के आने से अब मैं खुशी खुशी इस दुनिया से जा सकती हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।